हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे पावर सप्लाई सेक्शन को कैसे रिपेयर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप तरीके से कैसे रिपेयर करते हैं, और पावर सप्लाई सेक्शन में जो कंपोनेंट्स लगे हैं उन कंपोनेंट्स से क्या क्या फॉल्ट आते हैं। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर आई बटन में भी आपको उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को हमने पहले पार्ट में जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से हम आज शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कई दोस्तों ने हमें कमेंट करके बताया था कि थोड़ा फिर से एक बार जो पावर सप्लाई का टेस्टिंग है उसको कैसे करना है एक बार फिर से बता दिया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको 1 मिनट के अंदर जल्दी से इसको बता देता हूं। उसके बाद दोस्तों, हमने जहां पर एंड किया था पहले पार्ट को वहीं से हम ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पावर सप्लाई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको चेक करने के लिए हमें सेकेंडरी साइड में वोल्टेज चेक करना है। 110 वोल्ट, 24 वोल्ट और यहाँ पे 10 से 12 वोल्ट और 15 वोल्ट हमें सेकेंडरी साइड में चेक करना है। अगर वोल्टेज दोस्तों कम आ रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से हमें चेक करना है। 110 वोल्ट की सप्लाई जो EST को जा रहा है उसको हमें ओपन कर देना है और उसके बाद हमें सभी सप्लाई लाइन की डायोड और कैपेसिटर को चेक कर लेना है, कहीं से शॉर्टिंग तो नहीं है या फिर किसी सेक्शन में वोल्टेज शॉर्ट तो नहीं हो रहा है। इसको हम टेस्ट कर लेंगे। अगर हमारा हॉरिजॉन्टल आउटपुट का ट्रांजिस्टर भी ओके है, उसकी वजह से शॉर्ट नहीं हो रहा है और किसी भी सेक्शन में सप्लाई ड्रॉप नहीं हो रहा है, यानी कोई भी कैपेसिटर और डायोड शॉर्ट नहीं है, तो हमें सीधा पावर सप्लाई के प्राइमरी सेक्शन में चेक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको कैपेसिटर पे मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करना है शॉर्टिंग के लिए। अगर कैपेसिटर पे शॉर्टिंग दिखा रहा है तो आपको स्विचिंग ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल देना है, क्योंकि स्विचिंग ट्रांजिस्टर अक्सर ख़राब हो जाता है। उसको बाहर निकाल के आप चेक कर लेंगे। अगर ट्रांजिस्टर को बाहर निकालने के बाद शॉर्टिंग सही हो जाता है, कैपेसिटर पे रीडिंग सही आता है, तो आपको स्विचिंग ट्रांजिस्टर चेंज करना है और साथ में 3807 और ये जो 10-15 का ट्रांजिस्टर लगा रहता है इसको भी आप निकाल के चेक कर लेंगे। अगर ट्रांजिस्टर को निकालने के बाद भी यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है तो आपका जो ब्रिज रेक्टिफायर का डायोड है वो शॉर्ट हो सकते हैं और ये कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है, तो इनको आप बाहर निकाल के चेक कर लें। उसके बाद दोस्तों, आपने कैपेसिटर और डायोड को चेक कर लिया और यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है तो यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना है। कैपेसिटर पे आपको 300 वोल्ट DC चेक करना है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपको फ्यूज़ को ओपन के लिए चेक करना है और यहाँ पे जो लाइन फिल्टर है उसको ओपन के लिए चेक कर लेना है और इसके बाद यहाँ पे NTC लगा रहता है, इसको चेक कर लेना है और ये जो डायोड है इसको भी आप चेक कर लेंगे ओपन के लिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपने 300 वोल्ट DC पहुँचा दिया है, तो उसके बाद दोस्तों आपको ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे आपको 300 वोल्ट यहाँ पे चेक करना है और इसके बेस में आपको चेक करना है 0.5 से 0.7 वोल्ट तक। 1 वोल्ट से कम आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है बेस पर। अगर स्विचिंग ट्रांजिस्टर के बेस पे 1 वोल्ट से कम वोल्टेज यहाँ पे नहीं पहुँच रहा है तो आपको 3860 ट्रांजिस्टर और 10-15 ट्रांजिस्टर को चेंज कर देना है। अगर दोस्तों आपका पावर सप्लाई बन रहा है, आउटपुट वोल्टेज बन रहा है, लेकिन उसमें अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा बन रहा है, 110 वोल्ट से आपको 150 वोल्ट या 180-200 वोल्ट इतना वोल्टेज अगर आपको बन रहा है, या आप 110 वोल्ट से बहुत कम बन रहा है, 70 वोल्ट 80 वोल्ट इस तरह से अगर वोल्टेज बन रहा है तो उसमें दोस्तों ये रेगुलेटर सेक्शन का फॉल्ट होता है। रेगुलेटर सेक्शन में दोस्तों आपको यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस आपको दिख रहे होंगे। ये 110 वोल्ट की सप्लाई लाइन से जुड़ा है और यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है, जीनर है, प्रीसेट है और एक ऑटो कपलर लगा हुआ है दोस्तों। इनके ख़राब होने से दोस्तों पावर सप्लाई में आउटपुट जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे या तो बहुत ही कम हो जाएगा। तो दोस्तों, जब भी आप पावर सप्लाई को रिपेयर करें, चाहे वो प्राइमरी साइड में आपका फॉल्ट हो या आपका रेगुलेटर सेक्शन में फॉल्ट हो, तो आपको दोस्तों 110 वोल्ट की जो सप्लाई आपका EST सेक्शन को जा रहा है उसको ओपन कर देना है। क्योंकि दोस्तों अगर पावर सप्लाई से बहुत ज़्यादा वोल्टेज बन गए 200 वोल्ट 180 वोल्ट तो आपका आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको इसको ओपन रखना है। जैसे ही आप 110 वोल्ट सप्लाई को ओके कर लोगे फिर उसके बाद आपको जोड़ना है। तो दोस्तों पावर सप्लाई का जो 110 वोल्ट की सप्लाई है उसको
एडजस्ट करने के लिए दोस्तों ये प्रीसेट से दोस्तों आप एडजस्ट कर सकते हो, इसको घुमा के कम या ज़्यादा वोल्टेज को कर सकते हो। अगर दोस्तों ये ख़राब हो, ये रेगुलेटर सेक्शन ख़राब हो, 110 वोल्ट से कम सप्लाई बन रहा हो, तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रीसेट और ये जीनर ख़राब हो सकते हैं, उसको आपको चेंज करके देख लेना है। और पावर सप्लाई से अधिक वोल्टेज बनने पर दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस लगे हैं ये ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 47 के का रेजिस्टेंस, 100 के का और 150 के का रेजिस्टेंस लगा रहता है। इसको आपको मल्टीमीटर से चेक कर लेना है, अगर कोई ख़राब है तो उसको चेंज कर दोगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जीनर लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ये ऑटो कपलर लगा हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। अक्सर दोस्तों पावर सप्लाई से अधिक वोल्टेज बनने पर, 110 वोल्ट से अधिक वोल्टेज बनने पर ये जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों ये शॉर्ट हो जाता है, या इसका जो जीनर है वो शॉर्ट हो जाता है। और ऑटो कपलर भी दोस्तों शॉर्ट हो जाता है, कई बार ऑटो कपलर शॉर्ट हो जाता है, इस कारण से भी वोल्टेज आपका बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो रेगुलेटर सेक्शन से दोस्तों सिर्फ ये दो तरह के फॉल्ट आपको आएंगे, या तो वोल्टेज आपको कम मिलेगा या आपको वोल्टेज बहुत ज़्यादा बनेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको रिपेयर कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों पावर सप्लाई सेक्शन से जुड़े जो कंपोनेंट्स हैं उनसे क्या क्या फॉल्ट आते हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे एक कैपेसिटर दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो है कैपेसिटर एक लगा हुआ है दोस्तों। ये पावर सप्लाई का जो अर्थिंग है, इसका एक पॉइंट पावर सप्लाई का जो प्राइमरी साइड का ग्राउंड है इस पे है, और दूसरा पॉइंट इसका सेकेंडरी साइड के ग्राउंड से है। तो यहाँ पे दोस्तों ये एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो दोस्तों ये नॉन पोलर कैपेसिटर है, इसका कोई पोलैरिटी नहीं रहता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहता है। तो दोस्तों ये मल्टीमीटर से इसको आप जैसे चेक करोगे तो यहाँ पे कोई भी आपको रीडिंग नहीं दिखाना चाहिए, तब ये कैपेसिटर सही होता है। अगर दोस्तों ये कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो इसका जो प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड दोनों साइड का अर्थिंग आपस में कनेक्ट हो जाएगा, जिस कारण से दोस्तों इसका जो सेकेंडरी साइड का जो अर्थिंग है उस लाइन पे आप जब भी हाथ रखेंगे तो आपको करंट आएगा। यानी कि आप कहीं भी हीट सिंक में या कहीं ट्यूनर वगैरह में कहीं भी अर्थिंग पॉइंट पे आपको अगर गलती से हाथ चला गया तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा करंट लगेगा। आपको टीवी के ऑडियो वीडियो इनपुट जो सॉकेट रहता है दोस्तों, वहाँ पे भी ऑडियो वीडियो केबल के ज़रिए भी आपको शॉक लग सकता है, क्योंकि वो भी अर्थिंग से जुड़ा हुआ रहता है। क्योंकि कैपेसिटर के शॉर्ट होने से दोस्तों पावर सप्लाई का जो प्राइमरी साइड का अर्थिंग सेकेंडरी साइड से कनेक्ट हो जाता है। इसका जो प्राइमरी साइड में दोस्तों अर्थिंग में भी काफ़ी वोल्टेज होता है, इसी कारण से दोस्तों इसका प्राइमरी और सेकेंडरी साइड को अलग रखा जाता है। अगर ये कैपेसिटर दोस्तों शॉर्ट हो गया हो तो इस तरह से आपको कहीं भी अर्थिंग में करंट आएगा, कहीं भी आपका अर्थिंग में हाथ लग गया और टीवी ऑन है तो आपको करंट आएगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको ये कैपेसिटर को आपको चेंज कर देना है। और इसके बाद दोस्तों हम जानते हैं पावर सप्लाई में लगा हुआ ये जो पीटीसी है, इससे दोस्तों क्या क्या फॉल्ट उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों अगर ये पीटीसी ओपन हो गया हो तो दोस्तों आपके पिक्चर ट्यूब में जो कलर है उसमें दोस्तों कहीं पर आपको धब्बे नज़र आएंगे, कलर के पैच आपको नज़र आएंगे और आपका कलर भी फीका फीका आपको दिखाई देने लगेगा। और दोस्तों अगर ये पीटीसी शॉर्ट हो गया है तो दोस्तों जैसे ही आप डिगाजिंग कॉइल का जो वायर है, कनेक्टर है, उसको आप लगाओगे दोस्तों आपका टीवी का जो फ्यूज़ है वो उड़ जाएगा। और डिगाजिंग कॉइल के वायर को आप जैसे निकालोगे और फ्यूज़ आप चेंज करोगे तो फ्यूज़ चेंज करने के बाद दोस्तों और आपने अगर डिगाजिंग कॉइल के कनेक्टर को नहीं लगाया है तो आपका टीवी ऑन हो जाएगा, सही चलेगा। और जैसे ही दोस्तों आप डिगाजिंग कॉइल के वायर को जोड़ोगे तो आपका पीटीसी के शॉर्ट होने की वजह से आपका फ्यूज़ फिर से उड़ जाएगा। तो इस स्थिति में दोस्तों आपका अगर टीवी डिगाजिंग कॉइल के वायर के बिना सही चलता है और जैसे ही आप डिगाजिंग कॉइल के वायर को लगाते हैं फ्यूज़ उड़ जाता है तो आपको पीटीसी को चेंज कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक लाइन फ़िल्टर लगा हुआ है, अगर ये लाइन फ़िल्टर ख़राब हो गया हो और इसकी कॉइल्स आपस में शॉर्ट हो जाएं तो दोस्तों आपका फ्यूज़ उड़ जाएगा। लाइन फ़िल्टर के ख़राब होने से या लाइन फ़िल्टर को ना लगाने से टीवी में दोस्तों दाने दाने और इस तरह के जाली टाइप का आपको पिक्चर देखने को मिलेगा
और इसका वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो को आप ज़रूर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं ब्रिज रेक्टिफायर में, ये दोस्तों वोल्टेज को डिस्चार्ज करने के लिए होता है। जैसे कि आपका टीवी कभी ऑफ हो गया तो उस समय दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर में जो वोल्टेज मौजूद रहते हैं उसको डिस्चार्ज करने के लिए ये यहाँ पे लगा हुआ रहता है, क्योंकि आपका जो आगे का सर्किट है और जो डायोड है वो आपका सही रहे, उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना है, इसलिए यहाँ पे लगा रहता है ये कैपेसिटर। और इस फिल्टर कैपेसिटर के ख़राब होने से दोस्तों अगर ये कैपेसिटर ओपन है तो प्योर डीसी आपके सर्किट को नहीं मिल पाएगा, जिस कारण से आपका जो टीवी का स्क्रीन है वो या तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, अगर दिख गया तो वो बहुत ज़्यादा लहरा रहा होगा। ऐसे आपका जो स्क्रीन है और पिक्चर है वो टेढ़ा मेढ़ा होकर लहराएगा और उसमें ऊपर से नीचे ब्लैक पट्टियाँ भी आपको उसमें नज़र आ सकती हैं और इसकी आवाज़ में भी बहुत ही डिस्टॉर्शन होगा बहुत ही। और इसके अलावा दोस्तों मैं इस कैपेसिटर से जुड़ा हुआ एक ऐसा फॉल्ट आपको शेयर करने जा रहा हूं, जिसको दोस्तों रिपेयर करते वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कई मैकेनिक इसको दोस्तों रिपेयर ही नहीं कर पाते हैं, इस फॉल्ट को पकड़ ही नहीं पाते हैं। तो ये फॉल्ट दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है। पावर सप्लाई से दोस्तों आपके सारे वोल्टेज आपके एकदम सही बन रहे होते हैं। पावर सप्लाई दोस्तों आपका एकदम सही काम कर रहा होता है। आउटपुट वोल्टेज आपको 110 वोल्ट पूरा मिलेगा, 24 वोल्ट पूरा मिलेगा और यहाँ पे 10 से 12 वोल्ट भी मिलेगा, और साउंड सेक्शन के लिए भी 12 से 17 वोल्ट की सप्लाई आपको पूरी तरह से सही मिलता है। आपके जो 5 वोल्ट 8 वोल्ट रेगुलेटर है वो सही काम करते हैं। आपका टीवी स्टैंड बाय से ऑन होता है और आपका जो टीवी से EST भी बनने लगता है दोस्तों, और हल्का हल्का दोस्तों आपका फिलामेंट भी जल रहा होता है। लेकिन दोस्तों आपका टीवी के स्क्रीन पर कोई भी लाइट नहीं आता है और टीवी पर आपको कोई भी पिक्चर कोई भी रास्टर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि पावर सप्लाई से सभी आउटपुट वोल्टेज सही बन रहे होते हैं। तो टेक्नीशियन दोस्तों पावर सप्लाई की ओर डाउट नहीं करते हैं और दूसरी तरफ अन्य सेक्शन को रिपेयर करने में लग जाते हैं, जिससे उनका टाइम भी वेस्ट होता है। तो दोस्तों इस तरह का दोस्तों अगर आपको कुछ फॉल्ट आए तो एक बार आप दोस्तों इस कैपेसिटर पे वोल्टेज ज़रूर चेक कर लें। अगर इस फिल्टर कैपेसिटर पे दोस्तों आपको 300 वोल्ट आपको कंटिन्यू मिल रहे हों, यानी कि आपका वोल्टेज अप डाउन नहीं हो रहा है, कभी 200 वोल्ट कभी 250 वोल्ट कभी ऊपर नीचे, इस तरह का दोस्तों आपका जो मल्टीमीटर का रीडिंग है वो अगर फिक्स नहीं हो रहा है तो दोस्तों आपको ये कैपेसिटर को चेंज करना है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेबल आपको 300 वोल्ट मिल रहे हैं, आपका रीडिंग ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो दोस्तों आप आगे के अन्य सेक्शनों को चेक करेंगे। नहीं तो दोस्तों अगर आपका वोल्टेज कम ज़्यादा यहाँ पे कैपेसिटर पे हो रहा है, फिक्स नहीं हो रहा है 200 250 300 वोल्ट, यानी कि दोस्तों आपका वोल्टेज यहाँ पे रुक नहीं रहा है, फिक्स आपको मीटर में नहीं दिखा रहा है, तो दोस्तों ये कैपेसिटर का जो ग्राउंड पिन होता है, प्लस और माइनस का जो पिन होता है दोस्तों, वो दोस्तों अंदर से ओपन हो जाता है ग्राउंडिंग का, जिस कारण से दोस्तों आपका जो वोल्टेज है आउटपुट वोल्टेज तो बन रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जब ग्राउंड से कनेक्ट नहीं होता है तो पूरी तरह से ये काम नहीं करता है, जिस वजह से दोस्तों सप्लाई में लोड नहीं मिल पाता है और इसी कारण से टीवी ऑन नहीं होता है। तो इस कैपेसिटर को आपको दोस्तों इस तरह से चेक करना है और इसको आप चेंज करना है, क्योंकि दोस्तों मैंने अक्सर ये फॉल्ट कई बार मेरे को ये फॉल्ट मिला है और मैंने इसको इस तरह से ठीक किया हुआ है, तो आप भी इसको एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों पावर सप्लाई में इस तरह के बहुत सारे फॉल्ट आते हैं, तो दोस्तों कोई फॉल्ट अगर छूट गया तो मैं आगे फ्यूचर में किसी वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए।